हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो आज हमारी हिंदी पेडागोजी की जो 5th क्लास है, इससे पहले आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 2022 से 2023, यानी कि रिसेंटली जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके हिंदी पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए आपकी ईवीएस पेडागोजी की भी सीरीज़ चल रही है, तो आप जो है उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर। सीटेट हिंदी पेडागोजी 2022 से 23 प्रीवियस ईयर के नाम से मिल जाएगी आपको। और भी सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास में हम किस डेट का देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं देखिए 23 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता भाषा का लिपि से संबंध ना होना है। यानी कि ये कह रहे हैं कि उसकी एक विशिष्ट बात ये है भारतीय बहुभाषावाद की, क्या है कि भाषा जो है लिपि से संबंध नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई दो भाषाओं में लिख सकता है, कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता, बिल्कुल गलत। कोई देवनागरी लिपि का उपयोग करके उर्दू भाषा लिख सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब ये है कि आप इसका यूज़ करके जो है अदर भाषा को भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या आता है। तो जो है ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि एक उत्पाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, मतलब रचनात्मकता का मतलब क्या होता है वो आपको सिंपल बताना है। तो कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले प्रश्न, नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। तो ऑब्वियसली आपका मुझे ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। खुले अंत वाले यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं आपसे जिनकी अलग अलग व्याख्या हो, वही हमारे क्या होते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके एक से बहुत सारे आंसर निकल सकें, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पाठ श्रवण के लिए निम्न में से कौन सी सही सलाह है। यानी कि पाठ श्रवण यानी कि लिसनिंग के लिए आपको कोई भी चैप्टर लिसनिंग के लिए कौन सा इसमें से सही एडवाइस होनी चाहिए वो आपको बतानी है। श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष सुनते समय चींची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना। नेक्स्ट है आपका एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग ना सुनाई जाए, यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त हैं तो बीच बीच में रोका ना जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया, क्या करें, बीच में पॉज ना किया जाए, है ना। ये क्या करें, अधिक रिकॉर्डिंग ना सुनाई जाए, तो बिल्कुल गलत। निष्कर्ष सुनते समय चींची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, तो ये भी गलत हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका पॉजिटिव बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। देखिए आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप सही ऑप्शन को ढूंढिए या फिर आप नेगेटिव को ढूंढिए, तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है, यानी कि ग्रामर टीचिंग का जो है कौन सा स्टेप नहीं है वो आपको बताना है। तो आई होप कि आप इसमें नेगेटिव ढूंढ चुके होंगे, मुझे ऐसा पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप देख चुके हैं, पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास यानी कि ड्रिल करवाना। ड्रिल अभ्यास आपको नहीं करवाना है, नेगेटिव वर्ड होता है ये। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप टैग वर्ड की वीडियो जरूर देखना। आप ये टैग वर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप टैग वर्ड्स को देखकर ही तुरंत सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल भी टाइम इसमें कंज्यूम करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। बाकी के तीनों जो है उसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। भाषा शिक्षा की अवधारणा यानी कि लैंग्वेज टीचिंग की जो है क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांस लैंग्वेजिंग, बुद्धि, पठन वैकल्प, भाषा संबंधी विशिष्ट विकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑब्वियसली बुद्धि। ठीक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग देखिए भाषा से रिलेटेड है। पठन वैकल्प क्या है, ये भी आपकी भाषा की क्या है, एक भाषा अधिगम की डिसऑर्डर है, विकार है। और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इंटेलिजेंस भाषा से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्यों। अध्यापक जो क्वेश्चन पूछता है वो महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, बिल्कुल गलत। देखिए टीचर को आराम नहीं देना है। ठीक है, आपको हमेशा जो है बच्चों के बारे में पॉजिटिव सोचना है, आपको जो है हमेशा बच्चों के लिए अच्छा करना है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, यानी कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखिए 3 देखते हैं तो लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। ठीक है, अध्यापक पाठ्य योजना के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते हैं, ये भी गलत है। या तो देखिए ये तीनों ऑप्शन सिर्फ अध्यापक के बारे में अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, आपको विद्यार्थियों के बारे में अच्छा सोचना है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका स्टूडेंट के बारे में अच्छा है। कक्षा में विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन इससे क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्दकोश की यानी कि डिक्शनरी की अनेक विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। उच्चारण, शब्द अर्थ, शब्द की उत्पत्ति या फिर बलाघात। ये बलाघात का मतलब होता है, देखिए जब भी हम रीडिंग करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा किसी वर्ड पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स करते हैं, किसी को थोड़ा स्लो पढ़ते हैं ना, तो यही हमारा होता है बलाघात। बाकी अगर आप यहाँ पर हमें से नेगेटिव पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द की उत्पत्ति से हमें विद्यार्थी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी उच्चारण, शब्द अर्थ और आपका बलाघात तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने किस तरीके से बोला, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा स्लो बोला और आपका उसके बाद पठन का आयाम नहीं, मैंने थोड़ा उस पर ज़्यादा प्रेशर दिया, तो इसी को हम कहते हैं बलाघात। ठीक है, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पठन का आयाम नहीं है यानी कि रीडिंग का जो है आयाम नहीं है वो आपको बताना है। भाषा की लिपि की पहचान, पाठ को विस्तार देती है उसकी व्याख्या करना, पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना, कर्तवाचक कर्मवाचक की पहचान करना। तो इसका जो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यहाँ कर्तवाचक कर्मवाचक की पहचान करना। देखिए ये रीडिंग से आपका रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किसने दी थी, आपको बताना है। प्रामाणिकता की अवधारणा किसने दी,
प्रामाणिकता की अवधारणा जो है किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है, ठीक है। वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्तकार दो भाषाओं में शब्द सूची, बोली और लिखी गई सामग्री या फिर आरंभिक साक्षरता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बोली और लिखी गई सामग्री से रिलेटेड होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है, ये आपको बताना है। खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, बिल्कुल गलत है ये आपका, ठीक है, और गलत ही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं। देखिए, आपको जब भी अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही अगर आपको आंसर मिलना है ना, तो उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाइए, ठीक है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, वाचन शिक्षण के लिए, ठीक है, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड के लिए उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है पढ़ने से रिलेटेड, वो आपको बताना है। विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, वाचन के लिए सामग्री में पूर्व पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है, वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब वो पढ़ रहे हैं तो देखिए बच्चों को बीच में टोकना नहीं है आपको, ठीक है, बच्चों के बारे में सोचना है, क्योंकि इससे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही बैड फील करते हैं। आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर आप पढ़ रहे हो और टीचर आपको बीच में टोक दे कि आपने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, इसको ऐसे सही कीजिए, तो बच्चे सहम से जाते हैं और वो उनको जो है फिर से पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसा आपको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है, एनईपी के बारे में कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, नेक्स्ट है आपका मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, घर की मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा हो, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ नेगेटिव है, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एनईपी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो माध्यम के रूप में स्टार्टिंग में ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर प्रारंभिक चरणों में बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, आपकी मदर टंग होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है, इन आकलन को किस रूप में माना जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है, ठीक है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। ओके, हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा ये आपको बताना है। यानी कि देखिए, बोलते तो हिंदी ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट है पूर्वी भाग की पश्चिमी भाग से, ठीक है, यही तो बोला गया। हाँ, तो थोड़ी सी डिफरेंट है, और जब भी वो बोलते हैं तो हम भी समझ लेते हैं, जो पूर्वी भाग वाले हैं वो भी समझ लेते हैं, और पूर्वी भाग वाले जो हैं, पश्चिमी भाग वाले वो भी इसकी यानी कि एक दूसरे की जो लैंग्वेज है उसको समझ लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो दोनों विविधताएं हैं इनको किस रूप में जाना जाएगा। एक हिंदी, एक भोजपुरी है, बिल्कुल गलत, ये हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भाषा बोली जाती है तो वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन होते हैं फिनिश। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हुई, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ऐसी ही सीक्रेट से ढेर से अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।